लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है सेल्स वेरिएंस के रिलेटेड। क्योंकि पिछले जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं तो उनमें जो हमारे वेरिएंसेस थे जो हमने डिस्कस किए वो सारे क्या थे? कास्ट वेरिएंसेस रिलेटेड विद द कास्ट। आज के जो हमारे वेरिएंसेस हैं वो बेसिकली रेवेन्यू वेरिएंस या जिसे हम सेल्स वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सेल्स वेरिएंस में दो तरह के वेरिएंसेस हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ये बिल्कुल मटेरियल की तरह है, जैसे मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हम पढ़ते थे। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है? सेल्स प्राइस का होगा, वो कास्ट था, ये सेल्स प्राइस है। अच्छा जी, इसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस में हम किस बात को देखते हैं? डिड ईच यूनिट सेल फॉर मोर और लेस देन द बजटेड सेलिंग प्राइस। यानी वो वाली सेल प्राइस जो हमने स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में सेट की थी कि हमारा एक यूनिट इतने रुपीस में बिकेगा, सेल आउट होगा, क्या अब एक्चुअली हमारे जो यूनिट सेल आउट हुए हैं वो उस प्राइस से कम प्राइस पे हुए हैं या उस बजटेड प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे सेल आउट हुए हैं? यहाँ प्राइस का वेरिएंस आ जाएगा। यानी एक वो प्राइस होगी जो हमने स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में सेट की होगी कि हमारा एक यूनिट इस अमाउंट में बिकेगा। ठीक है जी, तो यहाँ वेरिएंस होगा। अगर हमने ज़्यादा प्राइस में बेच दिया एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्राइस तो हमारा वेरिएंस जो है वो फेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू बढ़ाएगा जब प्राइस इंक्रीज होगी। जबकि कास्ट में ये बात इसके अपोजिट होती थी कि जब हमारा एक मटेरियल का यूनिट ज़्यादा पैसों में हम खरीदते थे तो हमारी कास्ट बढ़ जाती थी, तो वो एडवर्स वेरिएंस हो जाता था। तो यहाँ पे ज़रा ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, क्योंकि रेवेन्यू है। अगर प्राइस ज़्यादा हुई सेल्स प्राइस तो ये हमारा क्या होगा? फेवरेबल वेरिएंस होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें हम किस चीज़ को देखते हैं? डिड द ऑर्गेनाइजेशन सेल मोर और लेस यूनिट्स देन वाज बजटेड। ठीक है, यानी जो हमने स्टैंडर्ड में या स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में क्योंकि 1 यूनिट की बात होती है, तो ओवरऑल जब हम बजटिंग कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में हम कितने यूनिट्स बेचेंगे ओवरऑल इन द होल अकाउंटिंग पीरियड, तो क्या हमने एक्चुअली उतने यूनिट्स बेचे, उससे कम बेचे या उससे जो है ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए? ठीक है, अगर हमने ज़्यादा यूनिट्स बेचे तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए फेवरेबल बात होगी क्योंकि हमने ज़्यादा वॉल्यूम में यूनिट्स बेचे, और अगर कम बेचे तो अल्टीमेटली एडवर्स सिचुएशन होगी। तो ये इनके फार्मूलाज हैं। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस यानी स्टैंडर्ड सेल प्राइस। तो हमारे लिए जो इसका रिजल्ट होगा वो प्राइस वेरिएंस होगा, इधर फेवरेबल और एडवर्स। ठीक है, इनमें से कोई भी बात हो सकती है। उसके बाद दूसरा है वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन और बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। ये वॉल्यूम वेरिएंस होगा, इसका भी रिजल्ट फेवरेबल और एडवर्स होगा। यहाँ पे एक बात जो है इम्पोर्टेंट है, ये जो है मार्जिन की बात। ठीक है, फार्मूला में अब ये जो एक मेथड हमने अभी अपने लेक्चर्स में तो पढ़ना है बहरहाल, तो जो आपको लिटिल बिट प्रीवियस नॉलेज है, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कास्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग है तो यहाँ जो हमने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मार्जिन, तो यहाँ यूज हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट का वर्ड यूज करेंगे। अगर मार्जिनल कास्टिंग को फॉलो कर रहे होंगे तो फिर स्टैंडर्ड मार्जिन लिखेंगे, स्टैंडर्ड मार्जिन। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 है, इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं केयरफुली, ताकि जब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनमें भी यही पॉइंट्स होते हैं जिनको डिस्कस करना होता है, ताकि हम ये आसानी के साथ समझ सकें। W Limited has budgeted sales of 6,500 units, but actually sold only 6,000 units. Its standard cost card is as follows: direct material, direct wages, variable overhead, fixed overhead, total standard cost, standard gross profit and standard selling price। तो अब देखें, स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड के मुताबिक हमने एक यूनिट की जो सेल प्राइस है वो क्या सेट की हुई है कि हम एक यूनिट को $60 में बेचेंगे।
The actual selling price for the period was $61. Required calculate the sales price and sales volume variance for the period using absorption costing and using marginal costing. यानी अब हम इसको सॉल्व करते हैं. रिक्वायरमेंट ए, सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस, या ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल. अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, चलें, सॉरी टू से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है यहाँ पे के में, नो इशू. अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है जी. तो इसमें सबसे जो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है वह है सेल्स प्राइस वेरिएंस. सेल्स प्राइस वेरिएंस, इसमें हमारे पास फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. अब ये अंडरस्टूड होगा कि हम क्या लिख रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस, जिस प्राइस पे सेल आउट हुआ है. उसके बाद अगेन एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस मीन स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस. ठीक है, तो देखिए इनमें हम वैल्यूज लिखते हैं. एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ये है 6000 into actual sale price. अब actual sale price is this 61. उसके बाद actual quantity again and standard sale price is this 60. तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएगी, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है $366,000 and this is 360,000. तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो 6000. ये आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए जी, यस, फेवरेबल. फेवरेबल क्यों होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हमने स्टैंडर्ड में जो प्राइस रखी हुई थी वो $60 थी, जबकि हमने एक्चुअली जब उसे बेचा तो उसे 61 में बेचा. तो मार्केट में हमने ज़्यादा प्राइस फेच की, तो इसका मतलब है हमने ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 6000 फेवरेबल वेरिएंस हो. उसके बाद हम दूसरे वेरिएंस पे आते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस एंड देन बजटेड क्वांटिटी जो हमें रखी हुई थी कि हम इतने यूनिट सेल करेंगे इनटू स्टैंडर्ड, यहाँ पे सॉरी मैंने प्राइस वर्ड बोला था, स्टैंडर्ड प्रॉफिट. स्टैंडर्ड प्रॉफिट. ठीक है, अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया था ये वाली बात, हम यहाँ अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो प्रॉफिट का वर्ड यूज करेंगे, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होगा तो स्टैंडर्ड मार्जिन की बात करेंगे. तो हमने यहाँ क्या लिखना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम इनको वैल्यूज पुट करते हैं. एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने सेल आउट की वो 6000 इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट. अब ये हमारे पास $5 है, ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट है. ठीक है, इनटू 5. बजटेड क्वांटिटी में हमने क्या कहा था, 6500 यूनिट्स टू बी सोल्ड. तो ये 5, ये हमारे पास आंसर आ गया 30,000 एंड देन ये हमारे पास आंसर आ गया 32,500. अब बजट के मुताबिक वी हैव टू सोल्ड
बजट के मुताबिक वी हैव टू सोल्ड 32,500 सेल्स रेवेन्यू, to earn sales revenue and sold 6,500 units, जबकि एक्चुअली हमने 6,000 यूनिट्स बेचे, कम वॉल्यूम फेच किया इन मार्केट, तो ये हमारा इस तरह से जो आंसर आएगा 2,500 एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एडवर्स वेरिएंस होंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने जब सेल्स प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट किया तो उसका मैकेनिक्स क्या था, जब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट किया उसका मैकेनिक्स क्या था। मैं सम अप कर रहा हूँ अगेन, कि प्राइस में हमने जितना एक्चुअल यूनिट सेल आउट किए उसको एक्चुअल सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई किया, और फिर एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमारे पास वेरिएंस जो आएगा वो फेवरेबल या एडवर्स या अनफेवरेबल आ जाएगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सेल्स प्राइस, ये स्टैंडर्ड में क्या सेट थी और एक्चुअली आपने कितना अचीव की। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसको कैलकुलेट करते हुए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये एब्जॉर्प्शन कास्टिंग है या मार्जिनल कास्टिंग है। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग है तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट का वर्ड यूज करेंगे, और दूसरा अगर मार्जिनल होगा तो स्टैंडर्ड मार्जिन, वो भी हमें अब देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या यूज होगा, एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूनिट्स सेल आउट किए हैं और बजटेड क्वांटिटी जो हमने बजट्स में सेट किए थे जो यूनिट्स टू बी सोल्ड थे। ठीक है, अगर हमने हमारे जो बजटेड क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कम फेच की है मार्केट से, तो क्या होगा, हमारा जो वेरिएंस होगा वो अल्टीमेटली एडवर्स वेरिएंस होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं मार्जिनल कास्टिंग प्रिंसिपल पे। तो उसमें मैं यहाँ पर लिख लूँ अंडर मार्जिनल कास्टिंग, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस ये सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं, जैसे मार्जिनल कास्टिंग में एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में वैसे ही मार्जिनल कास्टिंग में। चेंज कहाँ पे होगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन, स्टैंडर्ड मार्जिन। मेरी आवाज आप सबको आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है जी सबको? जी सर क्लियर है। जी सर। मेरी आवाज क्लियर है अक्सर प्लीज? जी सर क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा जी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन, SM या स्टैंडर्ड मार्जिन। अब हमने करना ये है कि इसको कैसे देखें, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड मार्जिन। जो मार्जिनल कास्टिंग है प्रिंसिपल, ठीक है, उसमें मार्जिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट्स। अगर आप यहाँ पर देखें जो हमने सेल प्राइस सेट की थी वो क्या थी 60, और जितनी भी वेरिएबल कास्ट्स हैं वो हम माइनस करेंगे। वेरिएबल कास्ट कौन कौन से यहाँ पे देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड जो है ये हमारे पास फिक्स है, वेरिएबल नहीं। अगर हम इनको प्लस करें 25 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हमारे पास कितना बन जाएंगे जी 37। तो ये हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड मार्जिन which is 23। तो स्टैंडर्ड मार्जिन हमने कैसे कैलकुलेट किया, यानी सेल प्राइस में से जितनी भी वेरिएबल कास्ट हैं अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो स्टैंडर्ड मार्जिन होगा। तो अब हमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने सेल की थी
6000, standard margin is 23, budgeted quantity 6500 and standard margin is 23. इन दिस वे हम अपने वेरिएंस के आंसर की तरफ जाएंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 138,000 एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 149,500। हमारा जो आंसर आएगा इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो ये 11,500 अल्टीमेटली एडवर्स होगा। क्यों एडवर्स होगा? क्योंकि हमने वॉल्यूम जो है एक्चुअली कम अचीव किया है, क्योंकि बजट में था 6,500 यूनिट्स टू बी सोल्ड, जबकि एक्चुअली हमने कितने सेल आउट किए? 6,000 यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमने ये देखना है। अब जो भी एग्जाम क्वेश्चन हो, चाहे वो जिस लेंथ लेवल का हो, आपने जस्ट कंसेप्ट को देखना है कि हमने करना क्या है और वैल्यूज को उस क्वेश्चन में से कहाँ से स्कैन करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, और इस फार्मूला के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हमने उसको वहां से पिक करके अपने फार्मूलाज में एडजस्ट करना है। तो एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन प्लीज? अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो क्लियर है? चलिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ ये अब आपको इंफॉर्मेशन क्लियर है कि सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इसके साथ जो आपके पास नोट्स हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 है, तो ये अपने साथ सॉल्व करना है। ये होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11। सेम इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को देखना है और इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी काजेज ऑफ सेल्स वेरिएंसेस। जो है हमारे पास फेवरेबल प्राइस वेरिएंस कब होता है और अनफेवरेबल कब होता है। देखिए फेवरेबल कब होगा? जब हमारे पास एंटिसिपेटेड कस्टमर डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, हायर डिमांड हो जाएगी। एंटिसिपेटेड डिमांड क्या हो जाएगी? कस्टमर डिमांड वो हायर लेवल पे चली जाएगी। जहाँ दूसरा इसका अपोजिट क्या हो सकता है? लोअर देन एंटिसिपेटेड डिमांड फॉर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट हमारे डिमांड्स पे होगा जो हमारी क्वांटिटी थी। उसके बाद तीसरे क्या हो सकती है? एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी और परफॉर्मेंस, तब भी कस्टमर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो जाएगी इन तमाम इफेक्ट से। एडवर्स वेरिएंस क्या होगा? प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। रीजन लोअर देन एंटिसिपेटेड कस्टमर डिमांड, हमने कुछ ज्यादा डिमांड एक्सपेक्ट की हुई थी कस्टमर से लेकिन डिमांड कम रही। हायर देन एंटिसिपेटेड डिमांड फॉर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट की डिमांड हमारी गुड्स की डिमांड से ज्यादा होगी। रिडक्शन इन क्वालिटी या परफॉर्मेंस, हमारे जो प्रोडक्ट थे उसकी जो परफॉर्मेंस थी या क्वालिटी थी वो कम हो गई as compared to customer as compared to competitors, that's why हमारी जो प्राइस थी हमें डिक्रीज करना पड़ी। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कम सेल या ज़्यादा सेल किस सूरत में हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू लो प्राइस, जब हमने प्राइस लो की तो डिमांड बढ़ गई। इम्प्रूव्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस, हमारी क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी तो वॉल्यूम बढ़ गया, लोग धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया हमारे प्रोडक्ट को। A fall in quality or performance of competitors product, अगर competitors की प्रोडक्ट की क्वालिटी या परफॉर्मेंस कम हो गई तो अल्टीमेटली वो हमारे पास आएंगे तो हमारे जो गुड्स हैं वो ज़्यादा सेल आउट। A successful marketing campaign, all other things अपनी जगह है वो, लेकिन ये है कि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग अच्छी कर ली तो तब भी हमारा वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो सकता है। फॉल इन डिमांड, ये इंक्रीज इन डिमांड था। फॉल इन डिमांड हायर प्राइस, अगर हमने ज्यादा प्राइस सेट कर ली तो डिमांड हो सकता है हमारे प्रोडक्ट की कम हो जाए। लोअर क्वालिटी या परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है तो तब भी कम हो सकता है कि बिके। इंक्रीज इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स जो थी उन कंपेटिटर्स की उनकी क्वालिटी या परफॉर्मेंस बढ़ गई तो दैट्स व्हाई कस्टमर शिफ्ट हो गया हमारे प्रोडक्ट से दूसरे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स पे। एंड अनसक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन हमारी जो थी उसने नेगेटिव इफेक्ट किया तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम कम सेल आउट हुआ। तो ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी बात की समझ ना आई हो। हाउ टू कैलकुलेट सेल्स प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस अंडर डिफरेंट कास्टिंग मेथड्स लाइक एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कास्टिंग। यस प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
जी क्लियर है सबको? ओके सर, क्लियर है। राइट।